नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2000 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने 3 बड़े राज्यों का विभाजन किया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ताकि विकास की प्रगति की दिशा को और ज़्यादा गति मिल सके। इसमें से 2 राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी प्रगति कर गए, लेकिन तीसरा राज्य उत्तराखंड जनता की आशाओं अपेक्षाओं पर उतना खरा नहीं उतर सका। इसके बहुत से राजनीतिक कारण भी थे, भौगोलिक कारण भी थे। वैसे कहने को उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जैसे बहुत अच्छे तीर्थ स्थल भी हैं और साथ ही टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। लेकिन तो भी ये प्रगति क्यों नहीं उतनी कर पाया, इसी सब का आज हम विश्लेषण करेंगे। वहाँ की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 में से अपना लगभग 2.5 वर्ष का आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है और प्रगति की दिशा में बहुत सारे काम कर भी रही है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी भी है। यहाँ की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। मृदुभाषी हैं, सरल, सहज, शांत प्रवृत्ति के हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित भी रहते हैं। बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहे हैं, प्रचारक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग दायित्व भी निभा चुके हैं और वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत आरएसएस के प्रचारक होने के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं। पार्टी के भीतर इनकी पहचान शांत, मृदुभाषी और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर काम करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता की है। 1979 में आरएसएस से जुड़ने के बाद ये लगातार संगठन के काम करते रहे। 1985 में इन्हें प्रचारक की जिम्मेदारी मिली, जिसे वो बीजेपी में शामिल होने तक निभाते रहे। 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद इन्हें ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के रूप में काम करने का मौका मिला। झारखंड के प्रभारी के रूप में भी इन्होंने अपनी संगठनात्मक कार्यक्षमता का बखूबी परिचय दिया। 2000 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में ये डोईवाल से विधायक चुने गए। 2007 में भी इन्होंने अपनी जीत इसी सीट से बरकरार रखी और सरकार में कृषि मंत्री बने। 2012 के विधानसभा चुनाव में डोईवाल सीट से रमेश पोखरियाल निशंक चुने गए, लेकिन 2014 में निशंक डोईवाल विधानसभा सीट खाली कर लोकसभा पहुंच गए और डोईवाल सीट पर उपचुनाव हुए, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत हार गए। 2017 में इन्होंने इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ा और न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। प्लस माइनस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। रावत जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई। पिछली बार की तरह 2014 की तरह 2019 के इलेक्शन में भी आपने लोकसभा की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। धन्यवाद। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, राज्य सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल को या पिछले मोदी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल को? देखिए, मैं इसका जो श्रेय है वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और जो हमारे अध्यक्ष हैं और तब थे, आज जो गृह मंत्री हैं, ऐसे अमित भाई शाह जो एक कुशल रणनीतिकार हैं। ये सच है कि हमने भी लगभग 2 साल के उस कार्यकाल में ऐसी कोई भी जो नकारात्मक कोई बात हुई हो, ऐसा कोई भी मौका हमने अपने प्रदेश में नहीं दिया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो प्रखर राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद के साथ जुड़ करके उत्तराखंड की जनता ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से जिताया है। 65 लोकसभा सीटों पर, 65 विधानसभा सीटों पर, 70 में से 65 विधानसभा सीटों पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। रावत जी, 2000 में जब 3 बड़े राज्यों का विभाजन हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का, तो उसके कारण से जो 3 नए राज्य बने, उसमें से झारखंड और छत्तीसगढ़ वो बहुत अच्छी प्रगति कर गए और अपनी एक तरह से मदर स्टेट से भी ज़्यादा आगे निकल गए, लेकिन वो उत्तराखंड के साथ नहीं हो पाया। ऐसा क्यों लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप 2000 में जो 3 स्टेट बने, अगर सबसे अधिक इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो उत्तराखंड में हुई है। पर कैपिटा इनकम झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, कम से कम 3% से भी अधिक का अंतर है।
पर कैपिटा इनकम 1.77 लाख है, लेकिन आपके पर्वतीय क्षेत्रों में 1 लाख है। वो ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसी विसंगतियों के कारण उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। ये वहाँ की विसंगतियाँ हैं, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें उद्योग नहीं जा पाए। लेकिन अब जो पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने प्रयास किए, जो इन्वेस्टर समिट हमने देहरादून में किया था 7-8 अक्टूबर 2018 को, उसमें 40,000 करोड़ के प्रस्ताव ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आए हैं, और उनमें से ग्राउंड होने लगे हैं। जैसे सोलर में ग्राउंड होने लगे हैं, जो पाइन नीडल है, पाइन नीडल पर आधारित जो ऊर्जा है वो पहाड़ों में ही पाइन नीडल होता है, वहाँ पर ग्राउंड 21 प्रोजेक्ट हमें अवार्ड किए हैं। इसी तरह से जो रेजिन पर आधारित है, इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हमने 1000 क्लस्टर ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए हैं, और इसलिए जो कमी रही पहाड़ी क्षेत्रों में उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि भाई हमको अपने ज़िले की पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है। स्टेट की पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत अच्छी है, 1.98 इस समय पहुँच गई है, 1.77 पिछली बार थी। लेकिन अब जब हम ज़िले के अनुसार उसकी समीक्षा करते हैं, ज़िले में हम अपने जो जिलाधिकारी हैं और ज़िले के जो अन्य अधिकारी हैं उनसे कहते हैं, भाई आपने पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किया है आपने, ये आप बताइए हमको। ये खाली ये नहीं चलेगा कि हमने इतना पैसा उद्यान विभाग को दे दिया, इतना PWD को दे दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आउटकम बेस्ड हम डेटा उनसे लेते हैं, आउटकम बेस्ड हम समीक्षा उनसे करते हैं कि आखिर पैसा लगा तो उसे निकला क्या। और इसलिए मुझे लगता है कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो कमियां रह गई और जो पर कैपिटा इनकम हमारी कम है, आने वाले समय में उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। जैसे हमने ग्रोथ सेंटर, रूरल ग्रोथ सेंटर हमने स्थापित किए, अभी 57 ग्रोथ सेंटर हमने स्वीकृत किए हैं, और लगभग 40 ग्रोथ सेंटर और इस समय हो जाएंगे। ये बिल्कुल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और वहाँ का जो उत्पाद है उस पर आधारित है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारी, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े। अनेक वनस्पतियाँ ऐसी हैं, अनेक मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनके अभी तक लाइसेंस नहीं दिए गए थे, अब हमने उसको लीगलाइज किया है। हमने वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल हेम्प है, कई बार हेम्प के नाम पे, भांग के नाम पे लोगों के दिमाग में नशीला भांग आता है, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी शोध कार्य कर लिया है कि उसमें से नशा हटा दिया है, और उससे जो उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो कई गुना खेती के दाम दिला सकती है, 2 गुना नहीं 3 गुना तक, 4 गुना तक। और अगर फुल प्रोसेस उसको कर लिया जाए तो कई गुना, 5-7 गुना तक भी वो इनकम दे सकता है। और पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है जंगली जानवरों से खेती को नुकसान करने की। आप कहीं पर हम खेती की बात करते हो, कहते हो साहब पहले बंदर भगा दो, पहले साहब सुअरों का इलाज करो। अब ये न हम सुअर मार सकते, न हम बंदर मार सकते, न हम मारने की अनुमति दे सकते। ऐसे में हमको ऐसी फसल जिनको ये सब नुकसान न पहुँचाए, वो फसलों को हमने आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि उससे जो हमारी इनकम है, जो पर्वतीय क्षेत्रों की, जो बैरन हमारे खेत बैरन पड़े हुए हैं, उन खेतों से फिर इनकम हमारे किसानों की जनरेट होगी। आप किसानों की इनकम जनरेट करने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और खेती की भी आप चर्चा करें, लेकिन जो आपने अभी जो लैंड पॉलिसी बनाई है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो बड़े किसान हैं वो और बड़े हो जाएंगे और जो छोटे किसान हैं वो और छोटे हो जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड की ये कल्पना है, लेकिन उत्तराखंड में अगर हम देखें तो उत्तराखंड की लैंड होल्डिंग 1 एकड़ है। अब ऐसे में कौन कौन बड़ा किसान है? फिर उसमें भी पर्वतीय क्षेत्रों में आज हमारी, मैं समझता हूँ कि 40% जो खेत हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो बैरन पड़े हुए हैं, जिनमें कुछ नहीं हो रहा है। हमने उसके लिए सोलर पॉलिसी दी, और हमने भूमि बेचने का अधिकार नहीं दिया उनको। हमने कहा लीज पर दे सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी को पार्टनर बनाइए, पार्टनर बना करके उसके साथ अपना जो प्रॉफिट है उसमें अपना शेयर फिक्स करिए, तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। आपके खेत जो बैरन पड़े हुए हैं, ये खेत इनसे इनकम जनरेट होगी। तो इसलिए जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, विरोधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमने 5 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट हैं वो लोकल लोगों के लिए रखे हैं। 5 करोड़ तक के जो ठेके होते हैं वो हमने लोकल लोगों के लिए रखे हुए हैं, ताकि स्थानीय लोगों के जो हित हैं वो सुरक्षित रखें। हमने कोई भी अगर नीति बनाई, हम हेम्प की खेती कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको खेत सेल कर दीजिए, आप बेच दीजिए उसको, नहीं, लीज पर दीजिए आप।
और उसमें अपना शेयर स्थापित करिए। हालांकि मुझे लगता है कि हैम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी कि उसमें बहुत कम लागत उसके खर्चे पर आती है, तो उससे किसानों को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने किसानों को 0% इंटरेस्ट पर हम लोन दे रहे हैं 1 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए तक हम समूह को दे रहे हैं। जो समूह में जो लोग खेती कर रहे हैं उनको हम 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के आज हम उनको ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो छोटा जो किसान है उसकी आय जब बढ़ेगी तो वास्तव में तब हमारी पर कैपिटा इनकम वास्तविक रूप से बढ़ेगी, वास्तविक रूप से तब बढ़ेगी। और इसलिए हमारा उन छोटे छोटे किसानों पर ध्यान है। अभी हमने आपको हम बताएं कि हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना हमारे यहाँ चलती है, उसमें हम पर्यटन विभाग की योजना है। अभी तक हम उसमें 25% सब्सिडी देते थे। अभी हमने निर्णय लिया, हमने 50% उसको देने के लिए किया है कि 50% सब्सिडी आप स्टेट आपको देगी। हमने जो लैंड यूज कन्वर्जन है, लैंड यूज कन्वर्जन पर्यटन में 150% तक था, 50%, 100% और 150% तक था। हमने उसको 10% कर दिया कि 10% में आप लैंड यूज का अपना कन्वर्जन करिए। जिस तरह से पर्यटक उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है, 6 महीने में जितना पर्यटक उत्तराखंड में आता था, इस बार 70 दिन में उतना पर्यटक आया है। और उसको देखते हुए हमको लगा इतना पर्यटक हमारे यहाँ आएगा तो उसकी व्यवस्था कहाँ होगी। और किसान की एड़ियाँ घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं पटवारी के और एसडीएम के चक्कर काटते काटते। और इसलिए हमने उसको 10% पर हम उसको लाए हैं ताकि किसान आसानी से अपने लैंड यूज का चेंज कर सके और उसमें अपना पर्यटन का कोई व्यापार, कोई होम स्टे बनाना है उसको, कोई होटल उसको बनाना है या कोई और यूटिलिटी उसको वहाँ पर बनानी है तो बना सके। हमने सरलीकरण किया है। रावत जी, पहाड़ों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर पानी और जवानी रुकती नहीं है। पानी ना रुकने के कारण से खेती नहीं होती और जवानी ना रुकना यानी कि पलायन वहाँ से हो रहा है। और उत्तराखंड के बारे में तो यह ही है कि भाई कई 100 गांव वहाँ से बिल्कुल खाली हो गए हैं, लगभग 0 आबादी है। उसके लिए आपने पलायन आयोग बनाया और वो पलायन आयोग भी पलायन कर गया, उसकी भी कोई चर्चा नहीं है, कोई काम नहीं। देखिए, पलायन आयोग बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। मैं कह सकता हूँ कि जितना अच्छी स्टडी लोगों को लाइमलाइट चाहिए, वो लाइमलाइट का काम नहीं है उसका काम अध्ययन करने का है। आज हमारे पास 4 जिलों की एक एक परिवार की हिस्ट्री आज पलायन आयोग ने अध्ययन किया है कि एक एक परिवार में कितने लोग थे 2011 में, आज कितने गांव में रह गए, वहाँ पर पानी कितना था, आज कितना है, सड़क से कितनी दूरी पर है, वहाँ से अस्पताल कितनी दूरी पर है, वहाँ पर सिंचाई की क्या व्यवस्था है या क्या संभावनाएं हैं, आज वहाँ पर वो क्या काम कर रहे हैं और वहाँ पर क्या हो सकता है। ऐसे एक एक परिवार के सदस्य को मिल करके और आज हमारा एक एक अध्ययन, हमारे पास डेटा हमारे पास हम इकट्ठा कर रहे हैं। देखो, जहाँ तक पलायन, ये आंकड़े तो बहुत है कि साहब 500 गांव पलायन कर गए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उन गाँव में लोग थे कितने, परिवार थे कितने। पहाड़ों में 10 गाँव, 10 परिवार, 5 परिवार, और मैक्सिमम जो पलायन हो वो भी अब सामने आया। 55% पलायन ये उत्तराखंड के ही अंदर है, जो गाँव से और जहाँ रोड बनी वहाँ पर उन्होंने अपने घर बना लिया, वहाँ पर उन्होंने कर लिया। 2% पलायन देश से बाहर है और बाकी हमारे देश के अंदर है, क्योंकि उत्तराखंड का खेती इतनी है नहीं, उस खेती से परिवार का पोषण नहीं किया जा सकता। 20 आप कल्पना करें 1 एकड़ ज़मीन, उसमें भी सिंचित नहीं और सिंचन की संभावना भी नहीं। अगर सिंचन है तो इतनी दूर नदियां हैं, इतने गहराई में नदियां, वहाँ से वहाँ ऊपर पहाड़ों में पानी पहुँचाना ये इंद्र ही पहुँचा सकते हैं। बहुत कठिन काम है और वो इतना महंगा होगा कि अगर माना भविष्य में हमने कोशिश भी करी, इतना महंगा होगा कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी। और इसलिए लोगों ने रोज़गार के लिए लोगों ने एक स्वभाव बना कि हमको नौकरी करनी है, नौकरी का स्वभाव है, नौकरी के लोग बाहर आते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमने होम स्टे योजना चलाई, जो हमें हैम पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसके कारण रिवर्स पलायन शुरू हुआ है। लोग वापस आ रहे हैं। लोग इस तरह के एग्जाम्पल अब सामने आने लग गए हैं। कई जो नौजवान हैं, जो शिक्षित नौजवान हैं, उन्होंने आधुनिक तौर तरीके से उन्होंने एरोमेटिक प्लांट्स वहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर जो बेमौसमी फल फूल और सब्जियां हैं उसका काम वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अब ये भी देखने में आ रहा है कि जो पशुपालन है उसमें नए लड़के आ रहे हैं। थोड़ा जो बड़े जानवर हैं, डेयरी है, उसमें थोड़ा दिक्कतें हैं। दिक्कतें इन द सेंस से घास वहाँ पर 12 महीने उपलब्ध नहीं हो पाता। अभी हमने वहाँ पर साइलेज के प्लांट लगाए हैं और उनका काम शुरू हो गया है। हमने कॉम्पैक्ट जो फोडर है उसको कॉम्पैक्ट करके हमने उसकी मशीनें वहाँ पर, अत्याधुनिक मशीनें वहाँ पर लगाई हैं। उसके कारण हम उसको ले जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो पशु है उसको उसका खाने का स्वभाव नहीं है।
उसको हरी घास चाहिए, जंगल में ग्रेजिंग की आदत है, उसका स्वभाव भूसा खाने की नहीं है। तो वो उसमें भी धीरे धीरे उसको टेस्ट चेंज किया जा रहा है। इसी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ पर हमने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट ये हमने अपने राज्य में प्रारंभ किया है, और हम उस पर 800 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं। 1100 कुछ रुपये उसकी कीमत है, 800 रुपये हम उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, और मात्र 300-325 रुपये में हम उनको उसकी एक डोज दे रहे हैं। तो हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं रूरल की जो अर्थव्यवस्था है उसको संवारने की। रावत जी, 2021 में आपके राज्य में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है। अभी पिछले दिनों जो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था वो तो अर्ध कुंभ था, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी जिसको लेकर योगी सरकार की पूरे देश में विदेश में बहुत अच्छी प्रशंसा हुई। वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की सफाई, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक उन्होंने बहुत अच्छा बेंचमार्क आप सबके लिए छोड़ दिया है। हम जानना चाहेंगे उसकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं। हरिद्वार बहुत संकरा है, इधर मनसा देवी है, उधर चंडी देवी है। अगर हम उसके बीच की डिस्टेंस देखें तो मुश्किल से रियल डिस्टेंस 1.5-2 किलोमीटर बैठती है। प्रयागराज के मुकाबले बहुत कम स्पेस है। और लंबाई में भी अगर हम देखें तो स्पेस बहुत कम है। बीच में राजा जी नेशनल पार्क है, सामने भी राजा जी नेशनल पार्क है। ऐसे में बहुत संकरा एक गलियारा है वो, और इसलिए हमने अपने संत महंतों से और अखाड़ा परिषद से अनुरोध किया कि जो हमारे अखाड़े के जो लगेंगे उनको हम इस बार थोड़ा गंगा के उस पार यानी गंगा जी के मुख्य धारा के साथ लेफ्ट बैंक पर हम लोग उसको स्थापित करें। मोटे मोटे तौर पर वो इस बात के लिए राजी हुए हैं, और उन्होंने कहा हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो जो जितनी पेशवाइयाँ निकलती हैं वो शहर के बीच से निकलती हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया है, तो शायद मुझे लगता है कि वो बात हमारी बन जाएगी। वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं, जो 2016 में जो अर्ध कुंभ हुआ था उसकी उसके लिए जो तैयारियाँ की गई थी, उसके लिए जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, उसको हमने हटाया नहीं। हमने कहा कि हमारे यहाँ कुंभ होने वाला है, तो उसके कारण भी हमारी जो गंगा में जो हर की पैड़ी तक जो स्नान करने के लिए जाते हैं आते हैं, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं ऑलरेडी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। हमने केवल उस पर जो कहना चाहिए ऊपर से चलने के लिए तख्ते डालने केवल, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो उस पर सड़कें बननी हैं, जो पानी की लाइनें बिछनी हैं, बिजली की लाइनें बिछनी हैं, शौचालय बनने हैं, तो हमारी बात ONGC से हो रही है। और हमारी ये कोशिश है कि हम कुंभ को क्या ग्रीन कुंभ में तब्दील कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। उस लाइन पर हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमको सफलता मिलनी चाहिए उसमें। तो कुंभ के लिए मुझे लगता है कि जो प्रयागराज में जो व्यवस्थाएं हुई, हम उससे कम हम भी नहीं करेंगे। उससे उसी के लेवल पर, या बेहतर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छी व्यवस्था वहाँ पर करें, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं भाई हम कुंभ में जा रहे हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। ये हमारी कोशिश है। रावत जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से जुड़े रहे हैं, और एक बहुत लंबा समय आपने प्रचारक के रूप में भी बिताया है। निश्चित रूप से आप हिंदुत्ववादी विचारधारा के हैं ही। आपने अपने मुख्यमंत्री आवास में गाय को भी स्थान दिया, और एक यूनिवर्सिटी के फंक्शन में आपने वो गाउन पहनने से भी इनकार किया। आप बाकी लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें भी उसी तरह का हिंदुत्ववादी बनना चाहिए? देखिए, जो हिंदुत्व है ये अपनी पहचान है, इस देश की पहचान है। कई बार लोग उसको बड़ा संकुचित अर्थ में लेते हैं। जो यूनिवर्सिटी में जब मैं गया था तो मैंने वहाँ बच्चों से बात कही। मैंने कहा कि हम आज भी ब्रिटिश कालीन गाउन पहन रहे हैं। क्या हम यहाँ इतने बच्चे, हमारे क्वालिफाइड बच्चे हैं, क्या हम अपने गाउन या अपने ड्रेस इसके लिए नहीं बना सकते हैं? मैंने आप बताइए, बच्चों से पूछा। बच्चों ने कहा बिल्कुल हम बना सकते हैं। और इतना बच्चों ने स्वागत किया, इतना स्वागत किया बच्चों ने, मुझे लगता है कि 3-4 मिनट तक तालियां बजती रही। और वहाँ पर जो प्रोफेसर बैठे हुए थे जिन्होंने टाई पहनी हुई थी, उन्हें अपनी टाई उतार के नीचे रख दी। इतना प्रभावशाली बच्चों का अपील की। हमने उनको स्वतः जगाया कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। हम क्यों ब्रिटिश गाउन, काला गाउन ढो रहे हैं? क्यों ढोना चाहिए? वहाँ पर ज़रूरत होगी, यहाँ पर क्या ज़रूरत है? हमारी अपनी ड्रेस, अपनी पोशाक है भारत की। और आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तराखंड के आज हर विश्वविद्यालय ने अपनी पोशाक बदल दी है। यहाँ तक जो हमारा पुलिस का बैंड है, पुलिस के बैंड में स्कॉटिश ड्रेस पहनती थी महिलाएं, यानी कि घुटने तक वो स्कर्ट पहनती थी, 4 खाने की स्कर्ट पहनती थी। हमारी पुलिस ने अपना सारा ड्रेस बदल दिया। हमारी जो बैंड पार्टी जो हमारी होती है, पुलिस की जो बैंड टीम होती है, उन्होंने अपना बदल दिया।
तो ये अपने के प्रति, स्वत्व के प्रति स्वाभिमान जगाने वाली बात है। और इसलिए उसको हम इस रूप में लेते हैं कि हमको अपनी चीज़ को महत्ता देना चाहिए। और तमाम कोई भी विश्वविद्यालय, अब उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, हमने तो वहीं पर बोला, और अब सब विश्वविद्यालयों ने अपने ड्रेस बना के ले आए, साहब हम ये पहनेंगे, हम सब ये पहनेंगे। मैंने कहा आप ये तय करिए, ये आपके ऊपर है। अब मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जब सामने रखा और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उन्होंने मुझे यहाँ जब मैं आया, उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया और बहुत बधाई दी, और बोले अब देश में कई जगह से हमारे पास ये सूचना आ रही है कि हम भी अपने यहाँ बदलना चाहते हैं, हम भी बदलेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत है। मैं बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छा संदेश आपने पूरे देश भर को दिया। रावत जी, उत्तराखंड की एक अलग पहचान है, यहाँ की माताएं अपने सपूत को सरहदों की रक्षा के लिए भेजती हैं और उसमें से कितने शहीद भी हो जाते हैं। शायद 7-8% आबादी उत्तराखंड की सेना में जाती भी है। आप भी उसी परिवार से हैं, आपके परिवार ने भी सीमाओं की रक्षा के लिए वहाँ पर गए। जो वहाँ से लड़ कर के आते हैं, शहीद भी हो जाते हैं, उनके परिवारों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए आपने कुछ योजनाएं बनाई? देखिए, पूर्व सैनिकों के लिए हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता क्या था कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, करगिल वार हुआ, अटल जी ने एक तो इतना बड़ा पुण्य जिसको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है, मुख दर्शन है, अंतिम संस्कार है कि अपने घर के लोगों से होना चाहिए। उन्होंने सैनिकों के शव ये गांव-गांव तक पहुंचाए, इस पर ये परवाह नहीं करी कि कितना खर्चा उस पर हो रहा है। और अंतिम दर्शन, मुख दर्शन और अंतिम संस्कार, यानी कि जिसको हम बोलते हैं दाह संस्कार, वो करने की उन्होंने व्यवस्था की। साथ ही पैसा भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे उसके बावजूद भी कई चीज़ें खटकती थी कि पैसा एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। आज हमने अपने राज्य में जो सैनिक हैं या अर्धसैनिक हैं, सबके लिए हमने उनके परिवार के, उनके आश्रित को हमने सरकारी नौकरी देने का शुरुआत की है। उनको हम नौकरी दे रहे हैं। जो 15 लाख रुपया उनको मिलता था, उसको हमने 15 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया है। हमने अपने सैनिकों के लिए, उनकी कोई भी दिक्कत है तो हमने सचिवालय लेवल पर ACS रैंक के अधिकारी को उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नियुक्त किया है कि आप, और ये कह दिया कि आपको पास की लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना आई कार्ड लाइए और सीधा आप ACS से मिलिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ADM रैंक के अधिकारी को हमने उसके लिए नियुक्त किया है, नोडल ऑफिसर, कि कोई भी सैनिक की हमारी कोई भी दिक्कत है, वो सेना सीमा से आता है, उसकी हफ्ता 10 दिन की छुट्टी होती है, वो दफ्तर के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाता है, इसलिए उसकी इमीडिएट उसकी टॉप प्रायोरिटी पर उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। उसके पास समय का अभाव होता है, उसको सीमाएँ उसको बुलाती हैं। इस तरह से हमने अपने राज्य में ये व्यवस्थाएं की हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के जो सैनिक परिवार थे, उनके लिए हमने उनकी पेंशन जस्ट डबल की है। रावत जी, एक उत्तराखंड में बहुत अच्छा फलता फूलता व्यवसाय है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। पिछली जितनी सरकारें थी उन सब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर खूब पैसा बनाया गया और उसके लिए एक पॉलिसी भी बनाई गई ताकि ये सब ना हो, लेकिन आरोप ये है कि उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। देखिए, मैं आज 100% कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी ट्रांसफ़र, कोई भी पोस्टिंग, आज कोई ये नहीं कह सकता, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि पैसे से होती है। हमने एक्ट बनाया उसके लिए। अब पॉलिसी नहीं है, एक्ट है। अगर मैं भी ऑर्डर करता हूँ तो कोई कोर्ट में चले जाएगा तो मेरा ऑर्डर भी निरस्त हो जाएगा, और इसलिए हमने उसके लिए एक्ट बनाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो IAS हैं, IPS हैं, उनका स्थानांतरण मैं करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। अगर कोई ये कहता है कि कहीं पर एक पैसा किसी ने दिया है, तो ये मानता हूँ कि मैंने लिया वो पैसा, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और इसलिए इस धंधे को हमने पूरी तरह बंद किया है। कोई माफिया आज सचिवालय के अंदर आपको नज़र नहीं आ सकता है, कोई माफिया आज आपको मुख्यमंत्री निवास के अंदर नज़र नहीं आ सकता है। मैं इसको बिल्कुल चैलेंज के साथ और चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि कोई मेरे को बताए कि साहब ये आपके ऑफिस में देखा गया, मैं चुनौती के साथ इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। हमने इस चीज़ को पूरी तरह 100%, अब मैं विश्वास का 2.5 साल के बाद आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमने इसको 100% बैन किया है। बहुत अच्छा। इसी तरह से एक और डिमांड लोकायुक्त के लेकर के शुरू से चलती आ रही है। लोकायुक्त की आज तक नियुक्ति, देखिए, लोकायुक्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अपने पहले विधानसभा सत्र में पहले दिन कहा था
कि हम चोरी को पनपने क्यों देते हैं। चोरी ही मत चोरों को ही मत पनपने दो, लोकायुक्त की क्या ज़रूरत है। हम ऐसा काम क्यों करते हैं। चोरी कराओ, फिर ऊपर से उस पर निरीक्षण के लिए उस पर पुलिस लगाओ, ये कौन सी बात है भाई। इसलिए लोकायुक्त से हमको कोई बैर नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी और हमने वो साबित किया है कि बगैर लोकायुक्त के भी करप्शन पर रोक लगाई जा सकती है। आज 70 से ज़्यादा लोग हमने जेल के अंदर भेजे हैं, 70 से ज़्यादा। मुझे बता दो जहाँ पर लोकायुक्त है उनको कितने लोगों को उन्होंने जेल के अंदर भेजा है। 70 से ज़्यादा भेजे हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 8-8, 9-9, 10-10 महीना हो गया, जमानत नहीं हो रही है अभी तक, और किसी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की वापस ले ली कि कहीं और ना गड़बड़ हो जाए। वो उनको जेल के अंदर पसंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने अपना वापस ले लिया है। तो मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि विल पावर होना चाहिए, इसको नहीं होने देना है। आज हमने वो साबित किया है कि बगैर लोकायुक्त के हमने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ा है, और जो भ्रष्टाचारी थे उनको जेल के अंदर भेजा, ये हमने आज साबित किया है। रावत जी, आपके एक बयान को लेकर खूब चर्चा हुई। गाय निश्चित रूप से हम सबके लिए आदरणीय है, चाहे वो हिंदू हो चाहे बाकी धर्मों के लोग हों, सबके लिए आदरणीय है और माता तुल्य है। आपने कहा कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो 80%, 90% ऑक्सीजन लेता भी और देता भी है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या? गौमूत्र पर मैंने पशुपालन मंत्री रहते हुए मैंने कहा मैं ऐसे इस चीज़ को नहीं मानता। मैंने श्री राम लैब, जो देश की नंबर 1 लैब है, दिल्ली में है, मैंने वहाँ गौमूत्र को परीक्षण के लिए भेजा कि वास्तव में जो इसमें बताया जाता है कि ये गुण इसमें है या नहीं है, उसमें चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। और हमने फिर व्यावसायिक उपयोग किया उसका। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ पर हमने गौमूत्र का अर्क, ये 25 रुपये लीटर हमारा पतंजलि के साथ MOU है देसी गाय का। हमने रिसर्च कराई, उसके आधार पर उस पर हमने उसको अभियान को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ तमाम तरह की मान्यताएं हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें कही हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वैज्ञानिक वहाँ तक पहुँच गए होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा ही मानना है। हो सकता, इसीलिए रिसर्च बोलते हैं, रिसर्च सर्च नहीं बोलते, रिसर्च बोलते हैं। हमारे वैज्ञानिक वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ें मान्यताओं के आधार पर चलती हैं, आस्थाओं के आधार पर चलती हैं, विश्वास के आधार पर चलती हैं, और इसलिए लोगों को फ़ायदा होता है तो लोग मानते हैं। मैं जब एक बार एक संस्थान में गया तो वहाँ कई लोगों ने कहा कि हमारा मुंह का कैंसर इससे ख़त्म हो गया। मेरा पूरा फ़ोटो दिखाई कि ये पहली स्थिति थी जब हमने गौमूत्र का इस्तेमाल किया, फिर ये स्थिति, और आज हम इस तरह से मैंने प्रत्यक्ष देखा है। आपको लगता है इन सबका एक वैज्ञानिक आधार है और प्रूवन टेक्नोलॉजी है ये? देखिए, इस पर शोध की ज़रूरत है, शोध की ज़रूरत है। महाभारत के एक खंड में वर्णन आता है कि, अब फिर कंट्रोवर्सी की बात बनेगी इसलिए मैं इसको बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, हम नहीं मानते। भाई आप उस पर ऐसे नहीं मानते, आपने प्रयोग किया क्या? आप प्रयोग तो करिए। आज भी हमारा जो कुमाऊँ क्षेत्र है, आज भी जब महिला बच्चा जन्मती है तो गौशाला में जन्मती है, क्योंकि गौमूत्र वहाँ जो एंटीबैक्टीरियल है, 2 मिनट में जितने भी शत्रु कीट हैं उनको नाश कर देता है। ये श्री राम लाइफ का टेस्ट परिणाम है मेरे पास। गाय के बारे में ये भी कहा जाता है उसका ऑरा होता है जो 40-42 फुट तक उसका ऑरा होता है, मनुष्य का 3-4 फुट तक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये तो वैज्ञानिक प्रमाणित कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा शोध की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आपने जो संस्कृति की रक्षा के लिए भी आप लगे हुए हैं, और देवभूमि को और टूरिस्ट प्लेस को जो जिस ढंग से आप डेवलप कर रहे हैं, और उत्तराखंड को लेकर के जो आपकी योजनाएं हैं, जो विज़न है, निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे। और मोदी जी का भी जो सपना है देश के चहुमुखी विकास का, उसमें आप निश्चित रूप से सहायक होंगे। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस माइनस में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।